तो हम ये कहेंगे कि इस कुंडली में जो हमको दिखाई दे रही है, शुभ ग्रह की राशि स्थित है ना। फिर अब हम देखेंगे कि हमने क्या कहा था। अब आप लोग पॉइंट देखिए ना, पॉइंट आप लोग देखिए, जो लिखाए थे लिखे थे। हम्म। हाँ, लीजिए कोई पॉइंट लीजिए। बोलिए कोई पॉइंट। अब फोर्थ हाउस में इसमें गुरु बैठे हैं सिंह राशि में। नहीं, अभी अभी हम फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, चलिए। फर्स्ट को ही देख रहे हैं जी। हाँ, अभी हम फर्स्ट हाउस को देख लेते हैं। जी। तो फर्स्ट हाउस सेवेंथ हाउस को देखता है। फर्स्ट हाउस नहीं देखता, फर्स्ट हाउस में बैठा ग्रह, ग्रह, हाँ। है ना। जी। अभी तो आप पहले देखिए कि इसमें हमने राशि देख ली कि राशि शुभ ग्रह की राशि है। हम्म। ठीक है ना। जी। और उसके बाद ये देख लीजिए कि जो इस ग्रह के, जो इस भाव के स्वामी हैं, शुक्र, हम्म। वो कहाँ बैठे हैं, उनकी स्थिति क्या है देखिए। हाँ, थर्ड हाउस वो में। थर्ड हाउस में बैठे हैं कर्क राशि हाँ, में। थर्ड हाउस में कर्क राशि में बैठे हैं। जी। ठीक है ना। तो हम्म। अब देखिए, अब फर्स्ट हाउस को ही देखते हैं कि फर्स्ट हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। हम्म। फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है ना। केतु बैठा है जी। और केतु एक अशुभ ग्रह है। बिल्कुल। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारा जो फर्स्ट हाउस है या लग्न है, उसमें एक अशुभ ग्रह बैठा जी। है ना। और जो हमारे लग्नेश हैं, लग्न के लॉर्ड हैं, जो जो वृषभ राशि का लग्न जी। है ना, उसके जो लॉर्ड हैं वो शुक्र कर्क राशि में थर्ड हाउस में बैठे हैं, है ना। जी। अब हम एक मिनट शुक्र की भी स्थिति को देख लेते हैं। अब देखिए शुक्र पर किस किस ग्रहों की दृष्टि है, कितने ग्रहों की दृष्टि है, कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कितने अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, जी। कैलकुलेट कीजिए जरा। हम्म। निकालिए। अभी तो इनमें से किसी की दृष्टि नहीं है शुक्र पर। हैं, नहीं देखिए, हम्म। एक एक करके लीजिए ना। 7, 8, 9 जैसे गुरु है। हम्म। तो गुरु 7, 8 गुरु की भी नहीं है दृष्टि ठीक इस है, पे। उसके बाद आइए, नेक्स्ट चलिए। फिर वहां पर ही सूर्य तो केवल सप्तम भाव को देखता है। ठीक है, और चलिए, ऐसे चलिए, आगे बढ़िए। अब चंद्रमा है। हम्म। तो चंद्रमा भी सेवेंथ हाउस को ही देख रहा है। चलिए। बुध भी सेवेंथ को ही देखेगा। हम्म। अब शनि है। हम्म। तो शनि थर्ड, सेवेंथ और टेंथ हाउस को देखता है। हम्म। ये भी नहीं देख रहा है उधर, थर्ड कौन? हाउस को। राहु के एस्पेक्ट पे है। शनि। शनि। शनि नहीं देख रहा, चलिए। राहु भी नहीं देख रहा है। कैसे? राहु राहु की पंचम नौवीं दृष्टि है तो पंचम और शायद नवम राहु। दृष्टि है। हम्म। तो हाँ, राहु की, राहु की दृष्टि है शुक्र पे। हाँ, राहु की दृष्टि है ना। जी जी जी। राहु की नवी वाली दृष्टि नवी दृष्टि है जी। है ना। जी। तो राहु की नवी दृष्टि अच्छी हम्म। नहीं है। हम्म। एक अशुभ ग्रह होने के नाते शुभ ग्रह को देख रहा है। शुभ जल्दी ग्रह को बैठिए। देख रहा है, या अशुभ को भी देखता तब भी हम अशुभ दृष्टि है उसकी, है ना। जी। अशुभ को देखता तो और उसकी अशुभता बढ़ जाती, जी। है ना। और शुभ ग्रह को देख रहा है तो उसकी शुभता शुभता कम हो गई। हम्म। उसके बाद मंगल बैठे हैं दसम भाव में। मंगल मंगल भी नहीं दशम देख रहे भाव। हैं, मंगल भी नहीं देख रहे हैं। नहीं। तो ओवरऑल हमने ये देखा अभी तक कि जी। शुक्र पर एक ग्रह की अशुभ दृष्टि है, मतलब इतनी ज्यादा दृष्टियां, अशुभ दृष्टियां नहीं है, मतलब हम इसको ठीक ठीक कह सकते हैं। जी। बहुत बुरा नहीं कहेंगे, है ना। एक ही ग्रह की दृष्टि है। जी। अब मैंने और सूत्र लिखाया था, अब एक दृष्टि वाला हो गया, उसके बाद कौन सा सूत्र लिखाया था, बोलिए आप लोग, बोलिए। लिखा होगा आपने, तभी तो। इस- अब हमने देखिए भाव में कौन सा शुभ बैठा है, अशुभ बैठा है ग्रह, ये हमने देख लिया है ना। जी। और जो भाव के स्वामी शुक्र थे,
वो कहाँ बैठे हैं, उनके ऊपर क्या दृष्टियां हैं, उसको हमने, इस पॉइंट को हमने देख लिया। अब चार चार और स्थिर राशि देखनी थी, चार और स्थिर। नहीं नहीं, ये पॉइंट तो मैंने लिखा ही नहीं था इसमें। तो शायद ये मैंने ये तो पॉइंट मैंने नहीं लिखाया था। हम्म, जो मैंने परसों पॉइंट लिखाए थे, इंपॉर्टेंट जी। पॉइंट, उनमें से बात पृथ्वी की। तत्व राशि। तुमने क्या लिखा है इसमें? परसों देखिए, तो जो शायद। मैंने एक पॉइंट लिखाया था कि जो भावेश है, भावेश का मतलब जो फर्स्ट हाउस है, इसको भाव भी कहते हैं, हाउस भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, है ना। हम्म, इसके जी लॉर्ड शुक्र हो गए, जैसा अभी आपने बताया था। जी तो इनको देखेंगे कि 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं, जी। है ना। ये बुरे भाव है, 6, 8 और 12 भाव, जी। तो उसमें भी नहीं बैठे हैं, है ना। हम्म, तो शुक्र की पोजीशन अभी ठीक ठाक निकल रही है। जी। उसके बाद क्या बताया था कि शुक्र किसकी राशि में बैठे हैं, देखिए। ये चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। तो जी। चंद्रमा की राशि में क्या होते हैं? चंद्रमा की राशि में इनकी मित्रता है नैसर्गिक। देखिए उसमें क्या लिखा है, ये क्या चार्ट, चार्ट में परसों क्या लिखा है। परसों में था नहीं शायद, तो वो लिखा नहीं, हुआ उससे नहीं। पहले लिखा था चार्ट, देखिए उससे पहले। तो सामने भी चार्ट पड़ा है, देखिए चार्ट में क्या लिखा हुआ है। शत्रु है शायद। हम्म। बुध शत्रु है। शुक्र। शुक्र के शत्रु है ना। हम्म। चंद्रमा और सूर्य दोनों शत्रु है। शत्रु हैं। हम्म, तो थोड़ा सा ये निगेटिव पॉइंट हुआ, हालांकि चंद्रमा की राशि, चंद्रमा जो है ना सौम्य ग्रह है ना। चंद्रमा शुभ ग्रह भी है और सौम्य भी है, और साथ ही शुक्र भी जो है हम्म, शुभ ग्रह है। तो भले ही शत्रु है, लेकिन इतना क्रूर प्रभाव या इतना अशुभ फल नहीं देंगे, ठीक है ना। जितना एक अशुभ, नैसर्गिक अशुभ ग्रह की राशि में बैठते या उसमें बैठ के देते रिजल्ट, तो इतना बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, हम इसको ये कह सकते हैं ना। बैठे हालांकि शत्रु की राशि में है, ठीक है। एक शुभ ग्रह दूसरे शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, हालांकि भले ही शत्रु हो। आप इसको दिमाग में लेके चलेंगे जब भी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने बताया था कि इसकी भावेश का जो भावेश है, मतलब शुक्र है, इसका षडबल देखेंगे, डिग्री देखेंगे। मृत तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, और बाल वगैरह जो जो डिग्री से उसके निकालेंगे। अब हम इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, देखिए। अब हम इसके लिए ग्रह स्थिति में जाएंगे, ठीक है ना। ये हम जी। ग्रह स्थिति में आ गए इसकी। तो देखिए ग्रह स्थिति में क्या है, शुक्र की, देखिए शुक्र के आगे क्या लिखा हुआ है ना। पहली लाइन में ग्रह लिखे हुए हैं, शुक्र पे आइए आप। और ग्रह स्थिति में देखिए शुक्र लिखा हुआ है ना कर्क राशि में। कर्क राशि उसके में बाद इसके अंश देखिए 5 डिग्री 5 डिग्री। और 4, 5 डिग्री 4 मिनट 59 सेकेंड, है ना। और पुष्य के, पुष्य नक्षत्र में प्रथम पहले चरण। पहले चरण में बैठे हुए हैं, हम्म, ठीक है ना। तो अब इसमें मैंने आपको ये लिखाया था कि बाल, और वो लिखाया था बाल, मृत, और वो चार्ट पड़ा हुआ है आपके सामने। क्या? हम्म। कौन सी राशि में क्या होता है। मैंने मेरा आया नहीं था शायद, तो इसलिए है। देखेंगे इसको वापस। कौन सा सर, गुरु जी क्या? परसों परसों क्लास हुई थी क्या? है। परसों क्लास हुई थी क्या? नहीं, मंडे देखिए मंडे को क्लास हुई थी ना? मंडे को तो हाँ हुई थी। मंडे के मंडे बाद में आज ही ट्यूसडे। है ना? हाँ, मंडे के बाद आ जाइए। नहीं, ट्यूसडे हुई, ओ सॉरी, नहीं। नहीं, फिर मैं एक्चुअली, मैं यहाँ ठंड भी बहुत हो रही है, हल्द्वानी में बहुत बुरा हाल हो रहा है, और कुछ काम वाम भी चल रहा है घर पे, तो बिल्कुल टाइम नहीं निकल पाया है ना। ये तो आज धूप निकली है, नहीं तो धूप ही निकली 4, 5 दिन से।
तो देखिए ना, ग्रह की जो स्थिति, जो वो है अवस्थाएं हैं, देखिए जब विषम राशियों में कोई ग्रह होगा, है ना, विषम का मतलब 1 3 5 7 जो विषम है ना, जी जब इन ग्रहों में कोई घर होगा, कोई ग्रह होगा, तो क्या होगा, 0 से 6 डिग्री में वो बाल अवस्था में होगा। ठीक है। जब विषम में होगा 1 3 5 7 9 11, जी तो इनमें जब होगा तो 0 से 6 डिग्री तक जब होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रह बाल अवस्था में है। और 6 से 12, जब 6 से 12 डिग्री में होगा तो उसको तरुण अवस्था में। और 12 से 18 डिग्री में युवा अवस्था। हम्म। और 18 से 24 डिग्री में जब होगा तो उसको वृद्ध अवस्था में कहेंगे। और जब 24 से 30 में होगा तो उसको मृत अवस्था में कहेंगे। ठीक है, ये मैंने जी बताया विषम राशि में, है ना। जी अब अगर सम राशि में है, सम राशि का मतलब 2 4 6 8 10 12, जो बची हुई राशियां हैं वो सम राशियां हो गई। जी 2 4 8 10 12। हाँ, 2 4 6 8 10 12, है ना। तो हम्म, उसमें क्या होगा कि उसमें उसका रिवर्स, जो आपने जहां से शुरू किया था, जैसे इसमें शुरू किया था 0 से 6 किया था ना बाल, जी तो उसमें क्या करेंगे, उसमें उसका रिवर्स हो जाएगा। मतलब उसमें जो है 0 से 6 में क्या हो जाएगा, मृत अवस्था हो जाएगी। या आप इसको ऐसे लिख लें, बाल के नीचे ही लिख लें, फिर उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। बाल के नीचे लिख लीजिए, सम में 30 से 24 डिग्री का जब होगा, सॉरी, जी से 0 से 6 डिग्री का होगा तो मृत हो जाएगा वहां पे। जी वहां बाल था, यहां मृत हो गया। ठीक है। उसके बाद 6 से 12 में वहां क्या था, तरुण था, यहां वृद्ध हो गया। और 12 से 18 में वहां भी युवा था और यहां भी युवा है। एक यही स्टेज ऐसी है कि दोनों में सेम है। जी इसका मतलब ये हुआ कि 12 डिग्री से 18 डिग्री जब कोई ग्रह होगा तो वो चाहे सम राशि में हो चाहे विषम राशि में हो, वो अपना सबसे मजबूत स्थिति में कहा जाएगा। मतलब वो काफी बलवान है, ये मान के चल सकते हैं। ठीक है ना। जी जी और उसके बाद जब 18 से 24 डिग्री में जाएगा तो वो तरुण कहलाएगा इसमें। वहां पर 6 से 12 में तरुण था, यहाँ पर 18 से 24 में तरुण है। और 24 से 30 में फिर बाल अवस्था में आ जाएगा। वहां पर देखिए, विषम में 0 से 6 डिग्री में बाल था, और यहाँ पर सम में 24 से 30 डिग्री में बाल हो गया। ठीक ये बात। ये आया समझ में। जी हाँ, तो अब इसके हिसाब से जब भी हम कोई किसी ग्रह का बल देखेंगे डिग्री के आधार पर, अंश के आधार पर, है ना, डिग्री बोले अंश बोले। अच्छा, एक दूसरी चीज क्या नोट करनी है कि हमेशा ये मान के मत चलिएगा कि अगर किसी कोई अंश में मान लीजिए कम है तो वो बिल्कुल खत्म हो गया या उसका असर नहीं होगा, ऐसा मान के नहीं चलना है ना। मान लीजिए कोई ग्रह मृत हो गया, मान लीजिए कोई ग्रह जो है विषम राशि का है 24 से 30 में, या सम राशि का 0 से 6 में है और मृत अवस्था में इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से है, तो आप उसको ये मान के नहीं चलेंगे
ये फल नहीं निकाल लेंगे एकदम देखते ही कि साहब ये तो मृत हो गया, ये तो ग्रह बेकार हो गया इस कुंडली के लिए, ये आपको नहीं सोचना है ना। थोड़ा सा वीक हो गया, थोड़ा सा, है ना, लेकिन बाकी उस पे ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें जैसे अब आप हमारे सामने जो ये शुक्र लिखा हुआ है देखिए, तो शुक्र की डिग्री कितनी है, कर्क राशि में। तो कर्क राशि कौन सी राशि हो गई, सम राशि हो गई, ठीक है सम ना। राशि। 2 4 6 8 10 12 सम राशि बताए थे। सम राशि है। हाँ, तो अब सम राशि में आपको देखना है 5 डिग्री 4 अंश। अब तो देखिए 5 डिग्री कहाँ आ रही है सम राशि में, मृत अवस्था है। मृत अवस्था है ना। तो हम्म, हम अपने दिमाग में रखेंगे कि इसकी तो जो वो पोजीशन है थोड़ी सी वीक है, ठीक है ना। जी। हाँ, मतलब हमारी जो लग्नेश की पोजीशन है, जो हमारे लग्न लॉर्ड हैं शुक्र, उनकी पोजीशन थोड़ी सी कमजोर डिग्री है। वाइज, डिग्री वाइज उनकी पोजीशन वीक है। क्योंकि वृद्ध देखिए जब ग्रह हो जाता है, वृद्धावस्था को पहुंच गया, तो वो थोड़ा सा वीक रहता हम्म, है। और इसके इसके कंपेरेटिवली जब कोई ग्रह बाल अवस्था में होगा, हम्म, तो वो क्या होगा, वृद्ध से थोड़ा सा बेटर होगा। क्योंकि वृद्धावस्था आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल, है ना, लास्ट में पहुंच गया है। और बाल अवस्था में क्या है कि वो ग्रो कर रहा जी। है ना, बाल अवस्था में ग्रो कर रहा है। अभी मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा होगा तो उसमें और पावर, वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है ना, तो उसमें पावर धीरे धीरे बढ़ेगी। तो मतलब बाल अवस्था वाला क्या है कि कोशिश कर रहा है, मतलब आगे बढ़ने की, है ना, वो कोशिश करेगा। लेकिन वृद्धावस्था वाला क्या है कि उसमें बाल अवस्था वाले में एनर्जी धीरे धीरे और डे बाई डे बढ़ेगी, और वृद्धावस्था में क्या होगा कि डे बाई डे घटेगी। तो इसीलिए हम जब अगर हम कोई देखेंगे बाल अवस्था में, मान लीजिए मेरी कुंडली में, पता नहीं कैसे गायब हो जा रहा है अपने आप ही बीच में, मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह बाल अवस्था में है, मेरी कुंडली में वृद्धावस्था में है, तो और सेम राशि में बैठे हैं, सेम जगह बैठे, तो हम क्या कहेंगे, आपकी कुंडली में क्योंकि बाल में है तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा। हम्म। कैसे करेंगे मेरा वीडियो आप? जी। तो ग्रह स्थिति देख लिया आपने, है ना, उसका अंश देख लिया। देख लिया। अच्छा वो, हाँ, ये क्या, मेरी आवाज जाएगी? अब नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। हाँ जी, कृष्णा सोनी जी, आप कभी कोई क्वेश्चन हाँ, बताइए, बताइए कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा गुरुजी, आ रहा है। आ रहा है, जी गुरुजी, सब आ रहा है समझ में। आ रहा है तो कुछ पूछिए। क्या क्या बताया मैंने, और जो पॉइंट बताए थे परसों नरसों, वो पिछले मतलब वीक में, तो उसमें कोई पॉइंट बताइए मुझे। कि राशि परिवर्तन योग बताया था। हाँ चलिए, राशि परिवर्तन को ले लेते हैं। बताइए इसमें राशि परिवर्तन है कोई। देखिए इसमें मंगल और शनि का। मंगल और, शनि। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया, हम्म, मंगल और शनि का, है ना। और इसके परिवर्तन। साथ ही ये बताइए कि कैसा है ये राशि परिवर्तन, ये भी बताइए। 10th हाउस शनि का घर है। हम्म। कुंभ राशि। कुंभ राशि उसकी अपनी स्वयं की राशि है, जो 7th हाउस में बैठी हुई है। और हाँ मंगल 8th हाउस का मालिक होके 10th में बैठा हुआ है। मंगल किसका स्वामी हो गए। 7th हाउस का हम्म। 10th में बैठा है। मतलब कहने का मतलब हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हाँ। एक केंद्र के स्वामी का दूसरे केंद्र के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन हुआ है ना। राशि परिवर्तन, हाँ हाँ, करेक्ट। तो थोड़ा सा ये बेटर है ना, दो केंद्र के स्वामी है या त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ जब आपस में चेंज करते हैं तो
अच्छा माना जाता है ना। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट भी है, बताइए क्या निगेटिव पॉइंट है? 12th हाउस में मंगल की राशि है। किसमें? 12th हाउस में मंगल की, हाँ ये भी कह सकते हैं मंगल का एक। अपना घर है, जो कि उसका वीक पॉइंट। हाँ, हाँ एक ये पॉइंट, वीक पॉइंट है, और दूसरा और एक वीक पॉइंट बताइए। मतलब किसका, वीक क्या मंगल कहेंगे का? थोड़ा? वीक तो क्या कहेंगे, थोड़ा सा। हाँ निगेटिव ही कहेंगे थोड़ा, हम्म, बताइए एक दूसरा पॉइंट और भी है इसमें। 8th, एक पॉइंट तो आपने बता दिया। शनि का केंद्र त्रिकोण का स्वामी होके वो उसमें बैठा हुआ है, कि मंगल का ही बताना है? नहीं मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि शनि और मंगल का जो परिवर्तन योग है वो दो शत्रुओं का आपस में परिवर्तन हाँ, ठीक है शनि मंगल शत्रु आपस है में। ना, दो शत्रुओं का परिवर्तन है ना। मगर शनि इसमें केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बन के 7th हाउस में बैठे हुए हैं। हाँ केंद्र केंद्र त्रिकोण के स्वामी होके एक शनि, हाँ, केंद्र के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो अच्छा है परिवर्तन। लेकिन क्या साथ है? में थोड़े निगेटिव भी पॉइंट्स हैं कि मंगल एक तो 12th हाउस का स्वामी भी है, लॉर्ड भी है, और दूसरा दोनों आपस में शत्रु भी है। शत्रु। अगर इसकी जगह अगर दो मित्र होते तो और भी एक्सेलेंट इसका परिवर्तन ही होता है ना। हालांकि फिर भी परिवर्तन योग है, इसको हम डिनाई नहीं करेंगे, है ना। तो और नेक्स्ट जो है हमने क्या बताया था, एक षडबल भी आप इसमें देखेंगे, है ना। तो षडबल जैसे इसमें दिया हुआ होगा कहीं पर भी, तो षडबल में 6 प्रकार के बलों का जो उसमें सारांश होता है, कहाँ गया इसमें? बस सर, मुझे ये शेड्यूल का समझ में नहीं आया है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए कैलकुलेट करना तो बहुत लंबा है और बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। इसमें 6 तरह के बल होते हैं, स्थान बल। नहीं, जो जो कंप्यूटर से भी निकली होती है, शेड्यूल दिया रहता है, उसको भी कैसे हाँ देखिए ऐसे देखिए, अभी कैलकुलेट अभी करेंगे? आपके सामने चार्ट आ रहा है। हाँ हाँ, हाँ तो इसमें ठीक है। बताइए क्या कंफ्यूजन है। देखिए सूर्य के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है। शटबल आया नहीं अभी, कुछ आपने दिया? अभी आया? आया दिख नहीं रहा है। आया नहीं? अभी शेड्यूल का चार्ट नहीं आया नहीं, है। नहीं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या अलग से? नहीं अभी नहीं हो रही। नहीं, अच्छा। शेड्यूल और एस्ट्रोलॉजी जरा समझना है। आ गई अभी? नहीं अभी, अब आ गई। हाँ हम्म। अब देखिए दिख रहा है इसमें। हम्म। सूर्य के आगे क्या लिखा हुआ है? एक लिखा हुआ है। हाँ तो इसका मतलब हुआ जो इस कुंडली में, जो हम कुंडली अभी डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने जो है, हम्म, सूर्य इसमें सबसे ज्यादा बलवान है। जी। ठीक है ना। अब चूंकि ये फ्री वाला सॉफ्टवेयर है तो इसमें कितने बलवान है, कितना परसेंटेज है, तो उसका उसमें नहीं दिया हुआ है। बाद में मैं दूसरा जो दूसरे सॉफ्टवेयर में, फिर आप नेक्स्ट टाइम कल देखेंगे उसमें दूसरे सॉफ्टवेयर में, तो उसमें आपको उनकी परसेंटेज भी मिल जाएगी कौन कितना बलवान है ना। लेकिन फिलहाल अभी समझने के लिए काफी है कि सूर्य नंबर 1 पे है ना। उसके बाद बताइए, आप लोग बताइए देख के कौन कौन से हैं, सेकंड नंबर में कौन है? चंद्र। नहीं नहीं मतलब कौन बलवान है? चंद्र लिखा हुआ है, चंद्र तो शनि अच्छा, है। शुक्र शुक्र शनि। है। शनि शनि 2 है नंबर। गुरुजी। हाँ ठीक है शनि। और बताइए नेक्स्ट, तीसरे नंबर में कौन बलवान है? मंगल। मंगल। मंगल है ना। चौथे नंबर पे गुरु है, 5वें नंबर पे बुध है, और चंद्रमा छठे नंबर पे है, और 7वें नंबर पे शुक्र है। शुक्र है। तो अब थोड़ा सा इसमें मुझे इस षटबल को देखकर थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट बताइए और पॉजिटिव पॉइंट बताइए। इस षटबल को देखने के बाद आपको क्या कुछ थोड़ा सा हाँ, समझ में आता है? इसमें शुक्र सबसे कमजोर है। बहुत बढ़िया, हाँ। और शुक्र सबसे कमजोर है, और शुक्र जबकि सबसे मजबूत होना चाहिए था।
जी। है ना, क्योंकि वो लग्न का हाँ, लॉर्ड है। लग्नेश है जी। लग्नेश है, लग्न का लॉर्ड है, मतलब जी। लग्न का स्ट्रांग होना, लग्नेश का स्ट्रांग होना कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है जी। है ना। मैंने कहा था ना कि जी। अगर लग्न और लग्नेश दोनों मजबूत होते हैं तो हम्म। समझ लीजिए कि आपकी आधी कुंडली अच्छी हो जाती जी जी। है ना। तो हालांकि शुक्र इसमें सबसे ज्यादा कमजोर निकले, और उसके बाद सूर्य जो है नंबर 1 में है, तो ये अच्छा है, क्योंकि सूर्य जो है हमारे प्रथम भाव के कारक भी होते हैं, है ना। जी। तो शुक्र जो हमारे फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं और हमारे लग्न के लॉर्ड हैं, लग्नेश हैं, वो कमजोर हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको पॉजिटिव पॉइंट ये मिला कि जो फर्स्ट हाउस के स्थिर कारक हैं सूर्य, है ना, वो अच्छी पोजीशन में हमको षडबल, षडबल में हमको अच्छी पोजीशन बता रहे हैं। अगर हमारे स्थिर कारक भी कमजोर होते और शुक्र भी कमजोर हैं षडबल में और सूर्य भी की भी स्थिति खराब होती, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, है ना, ये जी। निगेटिव जाता। तो अब जैसे शुक्र इसी को लेते हैं षडबल को, तो बाकी अभी और इफेक्ट लेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी एक गुण को या एक चीज को देखकर कभी भी आप ज्योतिष में उसमें अपना डिसीजन नहीं लेंगे, नेवर, है ना। अब जैसे मैंने शुक्र की आपको बात बताई कि शुक्र यहाँ पर 7वें नंबर पे है, तो आप ये कभी नहीं कहेंगे शुक्र से जो संबंधित जो कारक मैंने आपको बताए थे, है ना, शुक्र से संबंधित क्या कारक बताए थे, बताइए जरा आप लोग, बोलिए कोई। शुक्र हमारी कुंडली में क्या देखते हैं? विवाह के, विवाह को देखता है, सप्तम भाव। नहीं नहीं नहीं, जीवा को नहीं नहीं, देखते, और बताइए। शुक्र, शुक्र ऐशो आराम और जी लग्जरी का कारक है। जी, हम्म, और साधन बताइए, सुविधा। और पॉइंट बताइए कोई। और दूसरा, लड़की की मैरिज, सॉरी, लड़के की मैरिज के लिए शुक्र की दृष्टि बिल्कुल ठीक है, दृष्टि नहीं पे। मतलब उसका उसको उसकी पोजीशन, हाँ, दृष्टि सब कुछ है, हाँ। पोजीशन। हम्म। और एंड ठीक है ना, और और लड़की की भी और लड़की की भी उसमें लाइफ में, जैसे लड़के की लाइफ में शुक्र तो का, विवाह का उसके कारक होते हैं, लेकिन ओवरऑल दोनों की लाइफ में हमारे घर गृहस्थी के भी कारक यही होते हैं, शुक्र, है ना। शुक्र अगर होता है। अगर और लड़की की कुंडली में भी अगर शुक्र खराब है, तो हम्म, मतलब उसकी गृहस्थ जीवन की तरफ जो है उसका गृहस्थ जीवन हम कहेंगे कि इतना, मान लीजिए बहुत अशुभ है तो हम कहेंगे थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है गृहस्थ जीवन, ठीक है ना। गुरु अगर खराब है तो हम गुरु उसके विवाह में अड़चन डालेंगे, या विवाह खराब हो सकता है वो, है ना, गुरु के खराब होने से। लेकिन शुक्र के खराब होने से गृहस्थ जीवन पे लड़की की कुंडली में असर आएगा, और लड़के की कुंडली में अगर शुक्र खराब होंगे तो उसके विवाह पर असर आएगा, है ना। चलिए वो बात का उसका वो है उसके। इसी प्रकार से जैसे आपने सूर्य है, चंद्रमा है, चंद्रमा भी देखिए इस षडबल में कमजोर दिखाई देते हैं ना, 6 नंबर पे हैं। तो चंद्रमा से संबंधित जो हमारे कारक होंगे उसमें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस मन की का, कमी रहेगी। मन का कारक है। हाँ, मन का कारक है, तो अभी इसको षडबल को देखने में थोड़ा सा चंद्रमा कमजोर लग रहे हैं। हालांकि अभी हम कुंडली में हमने चंद्रमा को नहीं देखा, है जी। ना। तो अभी मैंने आपसे कहा था ना कि खाली इस षडबल को देख के आप किसी डिसीजन में मत जाइए, क्योंकि अभी हमने कुंडली का स्टडी नहीं की है। लेकिन अभी हम, कोई हमसे यही कहे कि इसको देख के बताइए, तब हम कह सकते हैं मन का कारक है, तो मन थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है हमको, है ना। और जी। मंगल की तीसरी पोजीशन है, तो मंगल ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। और बुध भी 5 नंबर पे है, हालांकि बुध अक्सर जो है 6 या 7वें नंबर पे आते हैं, है ना। आप अक्सर कुंडलियों में पाएंगे, मतलब 80% कुंडलियों में पाएंगे कि बुध जो है 6ठी या 7वीं पोजीशन में ही रहते हैं। तो बुध भी इसमें लगभग उसके कंपेरेटिवली ठीक हैं, गुरु भी ठीक हैं, और शनि जो है इसमें काफी पावरफुल है। हाँ, तो ये वृषभ लग्न की कुंडली में शनि कारक ग्रह है। है। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि जी। कारक ग्रह है। हाँ, तो मतलब उसकी उसकी कुंडली में कारक है, और कारक हाँ, होकर बलवान भी है ना, षडबल में बलवान है, तो ये अच्छी बात है।
उसके बाद देखिए नीचे भावल का भी, भाव बल के बारे में भी देख लीजिए इसमें, जो नीचे भाव बल लिखा हुआ है। हम्म, तो फर्स्ट जो देखिए, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5, ये हमारे भाव हैं, हाउसेज हैं। ठीक है। कहाँ सर स्क्रीन? हाँ, तो उसी जो, के नीचे जो दिया हुआ है, जो हाँ आपने अभी बताया, उसी के नीचे और नंबर्स दिए हुए हैं, वही है? हाँ, ये भाव को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके। और जो फर्स्ट हाउस देखिए, पहले नंबर के आगे 12 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पहला भाव है, ओके। वो बल के मामले में, मतलब जो जो भी क्राइटेरिया है बल के मामले में, वो सबसे लास्ट में है, 12वें नंबर पे है। मतलब हमारा भाव फर्स्ट जो हाउस। कमजोर है, हम्म। मतलब उस हिसाब से। ठीक है। और सेकंड, सेकंड के आगे देखिए, सेकंड लिखा हुआ है तो काफी स्ट्रांग है ना। थर्ड के आगे नाइन्थ लिखा हुआ है। फोर्थ के आगे फोर्थ लिखा है। फिफ्थ के आगे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वन लिखना है। भाव बल में सो 5वें नंबर का भाव जो है, फिफ्थ। बीच में रिकॉर्ड, बीच में। हाँ, पता नहीं है क्या चक्कर है, बीच में ना कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है लगता है। हालांकि बीएसएनएल का है ब्रॉडबैंड, लेकिन फिर भी जो है, जी। मुझे लग रहा है स्क्रीन भी शायद हट गई होगी है। हाँ, स्क्रीन हट गई थी। हाँ, जैसे मैसेज आए, पता नहीं क्या ब्रेक हो जा रहा है बीच में, तो स्क्रीन भी हट जा रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। हैं? स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, शेडबल का जो चार्ट दिया था। 1 मिनट, वो बीच में ब्रेक हो गया ना कनेक्टिविटी, तो अब आ रहेगा। अब आ गया होगा, है ना। ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। अब हमने देखिए क्या है, और क्या देखना है हमको, कि ग्रह जो भी है ना, भाव संधि हम्म में तो नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उस दिन मैंने लिखाया भी था, और आज भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, भाव संधि, है ना। तो भाव संधि आपको कहाँ से पता चलेगी? वो उसके अंश को देख के ही पता चल जाएगी। ये तो आपको मालूम है ना कि भाव कहाँ से कहाँ शुरू, कितने डिग्री का भाव होता है। एक भाव कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री। हम्म। फिर राशि परिवर्तन होता है। तो जब भाव संधि का क्या मतलब हुआ? भाव संधि का मतलब हुआ जहां पर दो भावों का संधि है ना। जहां पर दो भाव मिलते हैं, वो भाव संधि कहलाएगी। तो भाव संधि कहां पर होगी? जब कोई ग्रह 29 पॉइंट समथिंग डिग्री का होगा, 29 का मान लीजिए, ओके। है ना, या 1 डिग्री से कम होगा। अगर 0 डिग्री में आता है सर, तो उसको किस घर में रखा जाएगा, मतलब 0 डिग्री? नहीं, जीरो, एग्जैक्टली जीरो तो कभी, शायद ही कभी देखा हो मैंने कोई एग्जैक्टली जीरो। जीरो अगर डिग्री होगा, 0 डिग्री के बाद कुछ मिनट्स होंगे, और कुछ मिनट्स भी नहीं है तो कुछ सेकंड्स जरूर होंगे। नहीं, आज ही एक देख रही थी, उसमें 0 0 दिया हुआ है, तो वही मैंने कहा, जीरो कैसे? 0 0 0, हाँ मतलब डिग्री भी जीरो, मिनट भी जीरो, और वो भी जीरो। हाँ, दोनों 0 दिए गुरु के उसमें। तो वही है, जैसे सपोज 12th हाउस में दिया हुआ है हाँ गुरु, तो हाँ 0 डिग्री, हाँ। तो तो जीरो किसी में तो नहीं नहीं रखेंगे, तो उसको होना उसको तो चाहिए चलित, कुछ। उसकी चलित कुंडली देख लिए। अच्छा, चलिए देखनी पड़ेगी। हाँ, चलित में देखिए कहाँ दिखा रहे हैं। ये आज बहुत परेशान कर रहा है। यस सर। तो उसको ना, उसको चलित में देखेंगे, और उसको भाव संधि में वो ग्रह माना जाएगा, है ना। तो हाँ जी। ग्रह जब भाव संधि में होता है तो काफी वीक हो जाता है। ठीक है। यस सर। ग्रह जब भाव संधि में होगा तो काफी वीक हो जाएगा, क्योंकि वो ना तो पिछले भाव का फल दे पा रहा है, और ना ही अगले भाव का फल दे पा रहा है। तो बड़ी उसकी पोजीशन ऑकवर्ड है, बड़ा फंसा हुआ है वो ग्रह, है ना।
उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसका फल दें, तो उसको आप वीक मानेंगे। फिर अगर ऐसी पोजीशन है किसी भी ग्रह की, इसमें दो ग्रह फिर कमजोर होंगे ना, क्योंकि भाव संधि में तो दो ग्रह आएंगे। नहीं, दो ग्रह जैसे क्यों एक आएंगे, 29 अकेला डिग्री ग्रह का आएगा ना। होगा। मान लीजिए गुरु जो है 29.28 एक डिग्री का बैठा हुआ है जी। ना। तो इसका मतलब गुरु बिल्कुल बॉर्डर पे बैठा हुआ है। कुछ डिग्री के बाद वो जो है नेक्स्ट भाव में चला जाए। Let it rest for 10 minutes. समझ रहे हैं सर? हाँ, वो बीच में एकदम गायब हो गया था सब। हाँ, जी। मतलब देखिए, आप ना, आप यहाँ से किसी शहर में जा रहे हैं, तो आप ना तो उस शहर में पहुंचे हैं, ना बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, तो अभी आप उस पोजीशन में है कि इसमें क्या किया जाएगा, है ना। तो वही जी। ग्रहों की पोजीशन है। तो उसको आप, उसकी पोजीशन, उससे संबंधित जो कारकत्व है उस ग्रह के, उसमें थोड़ी वीकनेस आ जाएगी। ठीक है ना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल गुरु ही बैठे हैं ऐसी पोजीशन में, तो और किसी लड़की की कुंडली है, तो जब हम उसके विवाह का कैलकुलेशन करेंगे, विवाह का फल देखने की कोशिश करेंगे, तो हम उसमें फिर उसको थोड़ा सा निगेटिव साइड में लेंगे। गुरु की पोजीशन क्योंकि खराब है, संधि भाव में है, गुरु इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, तो हमको गुरु को स्ट्रांग करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। या उसको देखा जाएगा कि बाकी फिर क्या है, लेकिन उसको बहरहाल एक निगेटिव फैक्टर उसका, अगर गुरु बिल्कुल संधि में बैठे हैं तो गुरु अच्छी पोजीशन में नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या था, एक पॉइंट हमने क्या बोला था कि किसके नक्षत्र में है, ग्रह जो है किसके नक्षत्र में है। जी। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब, है ना। आप इसकी सीक्वेंस मत देखिए कि मैंने कौन सा पहले बोला है कौन सा बाद में बोला है, लेकिन ये जो पॉइंट है, मैं सोचता हूँ कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, किसके नक्षत्र में है। एक बार फिर कोशिश करता हूँ, अगर ये शेयर हो जाएगा तो। अब देखिए, इसमें हम किसको लेते हैं, हम शुक्र को ही ले लेते हैं, चलिए, है ना। देखिए शुक्र किसके नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र, है ना। तो पुष्य हम्म। नक्षत्र किसका है, शनि का नक्षत्र है पुष्य। ठीक है ना। जी। पुष्य नक्षत्र है शनि का, और शनि शुक्र के क्या है, मित्र शनि जो है शुक्र के मित्र मित्र, है ना। तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि शुक्र जो बैठे हैं अपने मित्र के नक्षत्र में बैठे हैं। हम्म। ठीक है ना। राशि तो शत्रु की निकली थी, लेकिन नक्षत्र जो है मित्र का निकला। हम्म। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि कोई भी ग्रह जब अपने मित्र के अपनी मित्र की राशि में बैठता है तो बहुत अच्छा पॉइंट होता है, बहुत अच्छा उसको कहेंगे। और उसके बाद अगर वो मित्र के नक्षत्र में भी बैठा है, तो ये और उसको अच्छा पॉजिटिव पॉइंट बोलेंगे। ठीक है ना। तो आप जब भी ग्रहों की पोजीशन देखेंगे, यस तो आप ग्रहों की पोजीशन जब भी देखेंगे, तो किस राशि में बैठे हैं शत्रु और मित्र की, उसको भी निकालेंगे। साथ के साथ जो ग्रह हैं वो मित्र के हैं शत्रु के हैं, उसको भी पहले नोट करेंगे, है ना। आगे कुछ भी कहने से पहले आपको हम्म। कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करनी है। जी। ठीक है ना। जो षडबल वगैरह बाकी है, वो ये समझ लीजिए, नक्षत्र वाली जो चीज है ये षडबल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। षडबल जी। वाला ग्रह थोड़ा सा कमजोर होगा या स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर शत्रु के नक्षत्र में बैठ गया तो ये दिक्कत वाली बात है। और अगर जिसके नक्षत्र में बैठा है वो कारक है, योग कारक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये पॉइंट भी आपको, नक्षत्र वाला पॉइंट सबसे ज्यादा आपको महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इसके आधार पर ही ग्रह फल देंगे। तो मैं उसको बाद में बताऊंगा, अभी इसमें बताने में कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। मतलब इसके आधार पर हम ठीक। काफी दशा और महादशा के जो फल हैं वो इस पे आधारित रहते हैं, है ना। तो उस पॉइंट को हम जब दशा महादशा देखेंगे तब उसको उसको सीखेंगे। तो अभी आपने क्या देख लिया? षटबल देख लिया और नक्षत्र देख लिया, शत्रु का है कि मित्र का है। और उसके बाद मैंने एक पॉइंट बताया था कि काल पुरुष की कुंडली में भी इस भाव के स्वामी की स्थिति भी बड़ी देखी है ना। तो शुक्र जैसे यहाँ पर किस में थे? शुक्र यहाँ थर्ड पर हाउस में। अभी थर्ड हाउस में शुक्र हैं। और काल पुरुष की कुंडली में शुक्र कहाँ पर होते हैं? मान लीजिए ये काल पुरुष की कुंडली कौन सी बताई थी मैंने? मेष लग्न की कुंडली बताई थी, है ना। तो काल पुरुष की सप्तम कुंडली भाव। हम्म, शुक्र कहाँ होते हैं? सेकंड हाउस में होते सप्तम हैं भाव। और सप्तम सेकंड हाउस ऑफ। second- में, है ना। तो अपने हाउस से हम ये मान के चलते हैं कि अभी जो है अपने हाउस से कहाँ बैठे हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से? बताइए। पराक्रम। हम्म। बुध काल की पुरुष। राशि पे, तो बुध के घर में, नहीं मिथुन राशि बुध। हाँ, बुध के घर में बैठे हैं, चंद्रमा। और लेकिन काल पुरुष की कुंडली में। अपने भाव से कहाँ बैठे हैं? अपने भाव से नेक्स्ट हाउस में बैठे हैं, सेकंड। हाँ, सेकंड हाउस में बैठे हैं, ये भी कह सकते हैं हम, है ना। जी। भाई वृष राशि यहाँ पर आती ना, जी। काल पुरुष की कुंडली में वृष राशि सेकंड हाउस में आती, सेकंड हाउस में हाँ, आती। है ओके ना। ओके। और थर्ड हाउस में बैठे हैं तो अपनी हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि काल पुरुष की कुंडली है तो अपने से सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो सेकंड हाउस में बैठना सेकंड हाउस। ठीक है ना। अच्छा सेकंड हाउस में बैठना अच्छा है, क्योंकि धन के भाव में बैठे हैं। मैंने बताया था ना, सेकंड हाउस धन का भाव है, लिक्विड एसेट्स का भाव है, रुपए पैसे का भाव है, जो हमारा बैंक में पैसा जमा करते हैं वो उसका भाव है ना, वाणी का, कुटुंब का। तो ये अच्छा भाव है। जी। उस भाव में इनकी प्लेसमेंट काल पुरुष के हिसाब से उस भाव में है, तो इनकी प्लेसमेंट हम्म। भी हमने इसमें देख ली। अब उसके बाद क्या बताया था मैंने कि इनकी स्थिति जो है लग्नेश की या किसी भी ग्रह की, अभी हम चूंकि फर्स्ट हाउस को ही ले रहे हैं, उसी को हमने शुक्र को हम देख रहे हैं, किसी भी ग्रह को ले सकते थे। मैंने बताया था कि इनकी स्थिति नवमांश में भी देखेंगे, ठीक है ना। तो नवमांश कुंडली में चलते हैं, तो अब देखिए नवमांश कुंडली में देखिए शुक्र कहाँ बैठे हैं? सेकंड हाउस में बैठे हैं, है ना। और हम्म, किसके साथ बैठे हैं? शनि के साथ बैठे हैं। तो हालांकि शनि शुक्र के मित्र हैं, लेकिन शुक्र और शनि की युति जो है ना अच्छी नहीं कही जाती है। हालांकि हैं दोनों फ्रेंड आपस में, लेकिन फिर भी इनकी युति अच्छी नहीं कही जाती है। और अभी हम वो फार्मूला लगाएंगे तो देखिए इसमें शत्रु की राशि में बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं, तो शत्रु की राशि है। और शनि के साथ बैठे हैं, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है, हालांकि फ्रेंड है, ठीक है ना। क्यों क्यों अच्छा नहीं कहा जाता है शुक्र और शनि का? उसका कारण क्या है कि शुक्र जो है हमारे लग्जरी की प्रतीक है। शुक्र चाहते हैं कि मैं लग्जरी से रहूं, मेरे पास सारे सुख साधन हो, है ना, ऐशो आराम के साधन हो, मैं आराम से बैठूं, सब कुछ हो, जो भी हमारे पास जितने भी हमारे जीवन में जितनी भी लग्जरी हैं, बड़ी अच्छी कारें हैं, हमारे घर में जितने भी गैजेट्स हैं, है ना, जिससे हम सुख सुविधा का अपने अनुभव करते हैं, उसका उसमें रहते हैं, तो वो सारे शुक्र के कंट्रोल में आते हैं, ठीक है ना। और उसी के अपोजिट जो शनि है, शनि क्या कहता है? शनि कहता है आप काम कीजिए, है ना। शनि क्योंकि जो है गरीब आदमियों का प्रतिनिधित्व करता है, छोटे आदमी जो है, छोटी नौकरी जो है ना। तो शनि बहुत ही डिसिप्लिन वाला ग्रह है, कहता आप काम कीजिए, सच बोलिए, गलत सलत काम मत कीजिए। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। शुक्र चाँद कहता है कि मैं तो ऐशो आराम करूंगा, आराम से रहूंगा, और शनि कहते हैं नहीं, आप जो है बस काम करते जाइए, बाकी कुछ मत सोचिए। तो शनि और शुक्र इसीलिए जिस जगह पे बैठते हैं तो आपस में काफी इनके खींचतान तान रहती है ना। यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, कहेंगे मैं पैसा कमाऊंगा, सोना चांदी पहनूंगा, हीरे जवाहरात पहनूंगा, क्योंकि डायमंड का, सोने का भी ये घर होता है, और उसका बचत का भी है। और वहीं पर शनि कहेंगे साहब ये काम नहीं करना है। तो इस भाव में फिर जो है उलझन पैदा होती है इन दोनों के बैठने से, उस भाव के रिजल्ट जो हैं अच्छे नहीं मिलते हमको, ठीक है ना। तो अब जब भी
शुक्र और शनि की युति यहीं पर देखेंगे तो उसका फल इतना बढ़िया आप नहीं कहेंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि शनि हावी हो जाते हैं शुक्र पर, तो उतने ऐशो आराम जो शुक्र चाहता है वो उसको नहीं करने देते हैं, है ना। और शनि वैसे भी डिले के कारक हैं, तो मान लीजिए इसी भाव का हम फल कहेंगे तो यहाँ पर हमको बचत करने में थोड़ी परेशानी होगी। हाँ, एक तो शुक्र यहाँ पर सूर्य की राशि में हो गए, शत्रु की राशि में हो गए, और साथ में शनि के साथ बैठे हैं, तो जो हमको बचत होगी काफी डिले से होगी। हम बचत करेंगे लेकिन उसमें समय लगेगा, है ना, काफी हमको संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक मैंने आपको इसका नवमांश में हमने इसकी पोजीशन देखी, शुक्र की पोजीशन ठीक थी, लेकिन अब हम इसमें देखिए दूसरा देखते हैं जो हम दृष्टि वाला एक था। दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम देखिए इसमें मंगल की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ से काउंट कीजिए, मंगल देखिए 11th हाउस में बैठे हैं, तो 1 2 3 4, है ना। मंगल शुक्र के और शत्रु भी है, फोर्थ दृष्टि से मंगल देख रहे हैं, तो एस्पेक्ट। है ना, एक जो है इसका एस्पेक्ट पड़ रहा है मंगल का, तो ये भी एक इनके लिए अशुभ रहा। और दूसरा देखिए इसमें एक मैंने पाप कर्तरी बताया था, ठीक है ना। हमको इसमें हाँ शायद लग्न में मुझे दिखा नहीं था पाप कर्तरी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में तो कोई पाप कर्तरी नहीं था। अब हम शुक्र में इसकी पोजीशन देखते हैं, ठीक है ना। बताइए आप में से कौन बताएगा, कोई बताइए कि शुक्र की क्या पोजीशन है पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी के मामले में। नवांश में। हाँ हाँ, नवांश में भी आप देख सकते हैं पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी। नवांश में वही रूल शनि एप्लीकेबल और होंगे, राहु, हैं। शनि और राहु के बीच में है शुक्र। तो क्या क्या कहेंगे हम इसको, पाप करते रही कहेंगे इसको। पाप दो कर्तरी पाप कहेंगे, ग्रहों के बीच में है। है ना। अभी तो हमको अपेरेंटली जो है बाहर से मोटा मोटा दिख रहा है कि पाप कर्तरी है ना। और हम इसको कंफर्म करने के जी लिए कहाँ चलेंगे, अब हम इसको कंफर्म करने के लिए चलेंगे ग्रह स्थिति में, ठीक है ना। आपके पास देखिए शनि और राहु दो ग्रह आपने बताए, है ना। अब जी हम देखिए ग्रह स्थिति में चलेंगे। अब ग्रह स्थिति में शुक्र की डिग्री कितनी है, 5 डिग्री, जी ठीक है ना। और शुक्र से पहले कौन है, आपने आपने शनि बताया ना एक तरफ। जी शनि यहाँ शनि कहाँ बैठे थे, ठीक है। तो अब शुक्र के आप ये, साथ। हाँ, अब आप शनि की कितनी डिग्री है, 4 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ, गुरु स्ट्रॉन्ग। कौन आगे है और कौन पीछे है। शनि पीछे, शुक्र आगे है, जी तो शनि के शनि साथ पीछे है, शुक्र आगे है, ठीक है ना, बिल्कुल सही, है ना। अब हम दूसरे भाव में चलते हैं जहां पर गुरु और कौन बैठे थे, राहु बैठे थे। जी राहु। हाँ, गुरु की डिग्री कितनी है, 19.19। 19 पॉइंट समथिंग है। तो गुरु हमारे जो है थर्ड हाउस में 19 डिग्री पर चल रहे हैं, और उसके बाद राहु कितने पे चल रहे हैं, 9 डिग्री पे। 9 डिग्री पे। तो नाइन अब आप पॉइंट इसमें समथिंग, हाँ। इसमें आप देखिए कि गुरु इस थर्ड हाउस में 19 डिग्री पे पहुंच चुके हैं, और राहु का कितना था, 9, 9। 9। हाँ। 9, है ना। तो तो गुरु। अब ये राहु की पोजीशन, इसमें राहु देखिए हमेशा वक्री होते हैं ना। वक्री का मतलब हम्म, जैसे शुक्र और शनि पीछे। को 5 के बाद 6 में आएंगे, ठीक है। शुक्र और शनि या जो भी बाकी ग्रह हैं अभी 5 में, जैसे शुक्र और शनि है, 5 के बाद किस में आएंगे, 6 में आएंगे, ठीक है। 6 के बाद 7 में आएंगे, 7 के बाद 8 में आएंगे, इस तरह से इनकी आगे बढ़े। ये आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं ना, 4 के बाद 5 में, 5 के बाद 6 में, 6 के बाद, है ना, जो इनका इंक्रीज, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लिखे हैं उसमें चलते जाएंगे। और राहु और केतु क्या करते हैं, ये रिवर्स चलते हैं, ठीक है ना। ये कैसे चलेंगे, राहु चलेंगे 6 से 5th की ओर जाएंगे, है ना, और 5th से 4 को जाएंगे। तो राहु की डिग्री कितनी है, 9 डिग्री, 9। 9। 9, है ना। तो राहु देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, 30 डिग्री से शुरू करते हैं, ये आप हमेशा नोट कीजिए।
इसको लिख लीजिएगा, ध्यान में दिमाग में बैठा लीजिएगा। राहु कहाँ से चलते हैं? 30 डिग्री से, है ना। जैसे बाकी, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल शुक्र हैं या शनि है, यहाँ से चले, 0 से शुरू किया उन्होंने, 1 डिग्री से चले, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 5 डिग्री में शुक्र चलते आए, फिर उसके बाद शनि 1 2 3 4 शनि चले, है ना। लेकिन राहु कैसे चले? राहु 30 29 28 27 इस ढंग से चलेंगे। तो राहु कहाँ पहुंच गए? राहु देखिए, छठी जो तीसरा भाव है, जहां पर 6 नंबर की राशि लिखी है, तीसरे भाव के बॉर्डर पे पहुंच गए। कहां पर? बॉर्डर पे, मतलब बॉर्डर पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ 9 डिग्री और चलेंगे राहु। तो कहाँ पहुंचेंगे राहु 9 डिग्री और चलेंगे? तो बताइए। सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में, ठीक है ना। फिर 9 के बाद कितनी डिग्री रह जाएगी? 8 रह जाएगी। 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, है ना। इस तरीके से राहु की डिग्री होगी। डिफरेंस नोट कर रहे हैं ना आप? जैसे शुक्र देखिए चल रहे हैं 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, लेकिन राहु 9 के बाद 8 7 6 5। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे कि पाप कर्तरी है कि नहीं। तो हमने देखा शुक्र से पहले शनि है, एक पाप ग्रह आ गए, और शुक्र के बाद राहु जो है 9 डिग्री राहु। पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर पाप कर्तरी बन रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि पाप कर्तरी बन रही है। तो ये हम उसी पोजीशन में देखेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर गुरु नहीं होते, ठीक है ना, अगर इस भाव में थर्ड हाउस में गुरु नहीं होते, अकेले राहु होते, तो यहाँ पर पाप करते ही डेड श्योर था कि बनती बनती। फिर हमको ग्रहों की पोजीशन देखने की जरूरत नहीं भी थी। मान लीजिए जैसे शनि की तो हम देखते फिर भी, लेकिन फिर भी फिर हम उस पोजीशन में हमको देखने की जरूरत नहीं थी। अगर इसी में हम थोड़ा सा रिवर्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर गुरु जो है 4 डिग्री के होते या 6 डिग्री के होते, तब क्या स्थिति होती? बताइए। जैसे अभी गुरु यहाँ पर थे 19 डिग्री के, ठीक है। जी 19 के बदले 5 डिग्री मान लीजिए। मैंने बताया कि 5 डिग्री के गुरु यही थर्ड हाउस में राहु के साथ बैठे होते। राहु 9 डिग्री के हैं और गुरु 5 डिग्री के बैठे होते हैं यहाँ पर। तो क्या होता? तो बाल अवस्था में होते हैं। नहीं नहीं, अभी तो हम बाल अवस्था की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी आपने जो पाप करते और शुभ करते का पॉइंट उठाया, अभी हम उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। हम्म। तो भी पाप कर्तरी में ही होते हैं ना। क्यों? क्यों होते बताइए। क्योंकि गुरु की डिग्री तो कम है। नहीं नहीं, देखिए गुरु की डिग्री कम नहीं है, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ ना। देखिए, देखिए इसकी पाप कर्तरी कब बनेगा, पहले तो ये समझिए। पाप कर्तरी कब बनेगा? आगे और पीछे पाप ग्रह होते हैं तो पाप कर्तरी होता है। देखिए अभी आपके सामने शुक्र के पीछे शनि है और आगे राहु है, ठीक है, दिख रहा है सबको। जी ये यहाँ पर आपको जी। कुछ सोचना नहीं है, ये पाप कर्तरी दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जी। यहाँ पर पाप कर्तरी दिखाई दे रहा है। पीछे शनि है, आगे राहु है। हम्म। अब क्या है? अब हम एक दूसरी पोजीशन बनाते हैं आपके सामने। यहीं पर मंगल है,
और यहाँ पर हम्म, सूर्य है, और शनि यहाँ पर है 18 डिग्री के, मंगल यहाँ पर है 28 डिग्री के, सूर्य यहाँ पर है 10 डिग्री के। अब बताइए क्या पोजीशन है। मंगल 28 डिग्री, शनि 18 डिग्री, सूर्य 10 डिग्री। बताएं आप कौन सी करतरी है और क्यों है। बताइए। ये पाप करते रही यहाँ किसके लिए देखना, कौन से ग्रह के लिए देखेंगे? शनि ग्रह के लिए देखेंगे, या चलिए किसी भी ग्रह के लिए देख लीजिए। कौन से बताइए कि पाप कर्तरी बन रही कि नहीं बन रही है, और किस ग्रह के लिए बन रही है और क्यों बन रही है। शनि के लिए है सर। हम्म। सूर्य और शनि में 10 डिग्री का 8 डिग्री का डिफरेंस है। मंगल 28, तो ये भी 10 डिग्री का डिफरेंस है। और सूर्य शनि का आपस में नहीं, अभी तो सिर्फ पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी की बात चल रही है। ये हाँ, तीन ग्रह मंगल, बैठे हैं, सॉरी। इसमें पाप कर्तरी अगर बन रही है तो किन ग्रहों के बीच में बन रही है और क्यों बन रही है। शनि पाप पृथ्वी योग में आ रहा कैसे, ये भी बताइए। है। नहीं, मंगल की डिग्री 28, हम्म। शनि की 18 हम्म। और सूर्य की 10, तो सूर्य और शनि में 8 डिग्री का डिफरेंस। सूर्य नहीं 10, नहीं नहीं, हाँ ये आप 18। आप और गलत डायरेक्शन मंगल, में जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कर्तरी, कर्तरी का हाँ मतलब देखिए, मंगल, पाप कर्तरी का मतलब किसी ग्रह के आगे और पीछे पाप ग्रह या अशुभ ग्रह। और शुभ कर्तरी का मतलब किसी भी अच्छा, ग्रह के आगे और पीछे शुभ ग्रह। शुभ ग्रह, है ना, किसी के आगे पीछे दोनों तरफ शुभ ग्रह हो तो शुभ कर्तरी, आगे पीछे पाप ग्रह हो तो पाप कर्तरी। तो पाप पृथ्वी। तो अब इसमें ये तो तीन ग्रह सूर्य बैठे किस, हुए हैं। सूर्य बैठे हैं सेकंड भाव में, और शनि और मंगल, शनि 18 डिग्री के साथ फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, और मंगल 28 डिग्री के साथ फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या कोई कर्तरी बन रही है। बन रही है तो किन ग्रहों के बीच में, किस ग्रह, कौन सा ग्रह ऐसा फंसा हुआ है पाप कर्तरी में। अगर यहाँ पर पाप कर्तरी बन रही है आप लोगों के हिसाब से बताइए देखकर, और बन रही है तो क्यों बन रही है? हाँ, वो कौन सा ग्रह है जो अशुभ कर्तरी या पाप कर्तरी पाप में है। पृथ्वी, देखिए मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर हाँ कौन सा ग्रह है यहाँ पर। देखिए, जब मंगल यहाँ पर 28 डिग्री के, तो मंगल कहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ पहुंच गए ना लगभग। हाँ। फर्स्ट हाउस को पार करते करते मंगल यहाँ पहुंच गए हैं, अब 2 डिग्री के बाद मंगल यहाँ पहुंच जाएंगे। और शनि जो है 18 डिग्री के हैं, तो शनि यहाँ पर कहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर पहुंचे हैं। तो नहीं, मंगल जो है कहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर। हम्म। और शनि यहाँ पर है, तो कौन सा ग्रह दोनों के बीच में हुआ। सूर्य तो आगे है ही है खैर। मंगल, मंगल हुआ ना बीच में, देखिए 28 डिग्री से आगे निकला हुआ है, शनि पीछे चल रहे हैं। तो मंगल के आगे सूर्य और मंगल के पीछे शनि, तो मंगल यहाँ पर पाप कर्तरी में है। पाप पृथ्वी में आ गए। हाँ, अशुभ करती पाप करती है ना। इस ढंग से आपको, जब आपको यहाँ पर काफी कंफ्यूजन देख, हो, कई सारे ग्रह बैठे हो, 3 4 बैठे हो, तो आपको उन ग्रहों की डिग्री देख करके निकालना पड़ेगा कि वो वहां कौन सी कर्तरी बन रही है। ठीक है ना। ऐसे ही देख के नहीं बनाना है, बताना है कि यहाँ पर आपकी कुंडली में 3 4 ग्रह दिखाई दे रहे हैं, तो आपने बोल दिया बगैर देखे कि साहब ये कौन सी कर्तरी बन रही है ना। अब ये एक बहुत बढ़िया बताया, बहुत अच्छा बताया सर। अब एक मान ये लीजिए, अच्छा,
एक यहाँ पर एक और पोजीशन ले लेते हैं, यहाँ पर हम गुरु बैठे हैं, ठीक है ना, 10 डिग्री के गुरु बैठे हैं। जी। और यहाँ पर मंगल बैठे हैं, ठीक है ना, 2 डिग्री के। हम्म? और यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, 18 डिग्री के। और बुध बैठे हैं, अब देखिए मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक क्रिएट की है। गुरु बैठे हैं 10 डिग्री के सेकंड हाउस में, और फर्स्ट हाउस में 1 2 3 4 ग्रह मैंने बैठा ले हैं। मंगल बैठे हैं 2 डिग्री के, शनि बैठे हैं 15 डिग्री के, शुक्र बैठे हैं 18 डिग्री के, और बुध बैठे हैं 20 डिग्री के। तो अब आप कोई बताइए कि इसमें कोई कर्तरी बन रही है तो कौन सी कर्तरी बन रही है और किन ग्रहों के बीच में बन रही है। बुध की बन रही है। मुझे उसका रीजन भी बताइए ना। आपने बुध बताया आपने, जो कि 20 डिग्री में बैठे हैं। कौन सी कर्तरी बन रही है बुध के साथ। मुझे ग्रहों के नाम बोलिए ना, तभी पता चलेगा कौन सी कर्तरी और कौन से ग्रह हैं जिनके कारण बन रही है। बुध बुध और शुक्र के बीच बन रही है सर। नहीं नहीं, 2 ग्रहों में थोड़ी बनेगी, 3 ग्रहों में बनेगी कर्तरी, कब भी बनेगी तो। कर्तरी हमेशा 3 ग्रहों के कारण बनेगी, 2 के कारण नहीं बनेगी। आप युति की बात कर रहे हैं। ये बुध और गुरु और शुक्र के बीच में बनेगी सर ये। हम्म। गुरु और शुक्र के बीच में बुध आएगा ना। गुरु और गुरु शुक्र बुध। गुरु, बुध और शुक्र। हाँ, इनके बीच में बुध की बनेगी सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है ना। ये कर्तरी आपकी जो है शुभ कर्तरी बन गई। हाँ हाँ। किसकी बन गई वो, बीच में कौन आ गया, बुध आ गया। बुध आ गए। बुध आया कि नहीं आया, समझ में आया। आ गया, समझ आ गया। हाँ नहीं, आपके तो आ गया, बाकी लोगों के समझ में आया नहीं आया। इसे समझाइए सब वापस एक बार। देखिए, तो सर सबसे पहले हाँ बताइए शर्मा जी, आप बताइए, समझाइए अशोक जी। सबसे पहले जैसे मंगल 2 डिग्री पे, फिर शुक्र आ गया 15 डिग्री पे, और हम्म। फिर ये क्या नाम है, शुक्र आ गया 18 डिग्री पे, बुध आ गया 20 डिग्री पे, और इधर अपना अ, गुरु बैठा है 10 डिग्री पे। तो ये इसको एक क्रम में लिख लो सर अपने हिसाब से। हम्म। हेलो। हम्म। हाँ बोलिए। मतलब जैसे 2, 15, 18, 20, हम्म। और उधर आ गया वो 10 नंबर का, तो हम्म। बीच में बुध आ गया शुक्र और गुरु के बीच में। हम्म। हाँ ये बिल्कुल सही तरीका है ना। इसलिए ये ग्रह बन। हम्म। हाँ, ये फटाफट दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ ये सही तरीका है। देखिए इन्होंने क्या बताया शर्मा जी ने, इन्होंने कहा कि इसको सबसे सीरियल से लिखना है ना। तो हमने जैसे, देखिए गुरु, सबसे पहले गुरु है आगे सेकंड हाउस में 10 डिग्री में, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, गुरु अकेले बैठे हैं, ठीक है ना। आगे गुरु अकेले बैठे हैं। अब उसके बाद फर्स्ट हाउस में सबसे पहले मंगल हैं 2 डिग्री के। उसके बाद मंगल के बाद शनि बैठे हैं 15 डिग्री के। उसके बाद
शुक्र बैठे हैं 18 डिग्री के, उसके बाद बुध बैठे हैं 20 डिग्री के। ये फर्स्ट हाउस के हो गए। और उसके बाद बुध के बाद हम गुरु को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना, तो और आपको आसानी रहेगी। गुरु 10 डिग्री के हैं, इन सबसे आगे हैं सेकंड हाउस में। इसको हम हटा देते हैं। देखिए सब लोग सुन रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? जी। अब देखिए यहाँ पर मंगल के होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इसको आउट कर दीजिए। उसके बाद हम शनि में चले तो इसको भी हम आउट कर दीजिए। क्यों आउट कर दीजिए? क्योंकि हमको 3 ग्रह चाहिए एक से, 2 ग्रह चाहिए एक से। अब जैसे मान लीजिए हम एक शनि के साथ कर्तरी बन सकती थी, ठीक है ना, तो शनि के पहले तो एक अशुभ ग्रह मंगल है ना, लेकिन शनि के आगे फिर शुभ ग्रह शुक्र पड़ रहे हैं, तो शनि के बीच में कोई कर्तरी नहीं बन रही है ना। अगर शुक्र की जगह कोई यहाँ पाप ग्रह होता तो कितनी डिग्री पर, मान लीजिए यहाँ पर राहु और केतु होते शुक्र के बदले, तो यहाँ पर शनि के साथ पाप कर्तरी बन सकती थी, लेकिन वो नहीं बन रही है। अब हम और आगे बढ़ेंगे तो शुक्र आ गए 18 डिग्री के, और उसके बाद बुध की डिग्री 20 है, तो बुध के पहले शुक्र है, तो इसका मतलब एक तरफ तो शुक्र हो गए, शुभ ग्रह हो गए बुध के। अब हम बुध से आगे चले तो नेक्स्ट जो हाउस था तो सेकंड वो हाउस, उसमें पहुंच गए जहां पर गुरु की 10 डिग्री थी। तो बुध देखिए, बुध के पहले शुक्र और बुध के आगे गुरु, तो यहाँ पर एक शुभ कर्तरी का निर्माण हो गया। ठीक है, इसमें समझ में किसी को आया या डाउट है कोई? आगे दिगराज सर आपको आ गया? हाँ आ गया सर, आ गया। अब निकाल, हाँ अब निकाल लेंगे ना आप लोग। जी जी जी। हाँ, तो जब भी इस तरह की कंफ्यूजिंग जो कर्तरी कोई बनती है तो आप उसमें डिग्री देखकर उसको नोट कर लीजिए, फिर उसको निकाल लीजिए, है ना। ठीक बात। हाँ, उसको अपेरेंटली ऐसे मत देखिए कि यहाँ पर शनि बैठे हैं, यहाँ पर गुरु बैठे हैं, या मतलब शुभ कर्तरी है पाप कर्तरी, उसको नहीं तो अदरवाइज वो आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ पर मैंने आपको पहले एक दिन बताया था, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राहु बैठे हैं और यहाँ पर बुध बैठे हैं। यहाँ पर 11 है, 10 है, और यहाँ पर 12 है। ये शनि बैठे हैं। तो मैंने आपको उस दिन ये बताया था, यहाँ पर जो है ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पाप कर्तरी बन रही है, बन रही है नहीं बन रही है? जी। बीच में बुध आ गए हैं, एक तरफ बुद्ध शनि है के एक तरफ बाद राहु है। राहु है जी। लेकिन यहाँ पर मैंने एक एक्सेप्शन बताया था आपको पहले, है किसी को ध्यान में? क्या बताया था? ये दो अशुभ ग्रह एक साथ बैठने से, वो कुछ बोला था। नहीं, दो दो अशुभ ग्रह तो एक साथ बैठे ही नहीं यहाँ पर। दो अशुभ सर ग्रह क्या कहाँ बैठे क्वेश्चन क्या हैं? है? हम्म। क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि भाई देखिए यहाँ पर एक पाप कर्तरी का फॉर्मेशन हो रहा है ना। बुध बैठे हैं, बुध के पहले शनि है और बुध के आगे राहु है। लेकिन मैंने कहा था कभी कुछ ओके। सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि यहाँ पर एक पाप कर्तरी में एक एक्सेप्शन आता है। दो घर के तो वो दो क्या घर के एक्सेप्शन है? मालिक थे शनि के। हाँ, कुछ कुछ आप सही शनि बता रहे हैं। और फिफ्थ और सिक्स हाउस के मालिक हैं, तो अपने घर में वो कभी हाँ, उसको मैंने यही कैसे बताया था। हाँ, आपने लगभग बताया है कि क्योंकि शनि जो है ना अपने, शनि कहाँ, शनि का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? शनि का मूवमेंट इधर हो रहा है ना। 11 हाँ सिक्स हाउस में। हाँ, अपने अपने घर में जा रहे हैं शनि, है ना। यस। तो जब ऐसी कोई पाप कर्तरी बनेगी, हालांकि पाप कर्तरी बन रही है, लेकिन शनि ये जो
इसकी जो नेक्स्ट राशि है, शनि जो है अपने घर में यहाँ पर इसको यहाँ मूवमेंट करेंगे, तो ऐसी पोजीशन में उस पाप कर्तरी को आप नहीं मानेंगे, और बनेगी भी तो उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। ठीक है ना, इस तरह की शनि सिचुएशन। का अपना घर है। हाँ, अपना घर है, इस तरह की सिचुएशन और भी बन सकती है। मान लीजिए सूर्य में बन सकती है, यहाँ 4 नंबर की राशि है और सूर्य यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर 5 नंबर है। ठीक है ना, और यहाँ पर मान लीजिए तो शनि अपने XYZ कोई ग्रह बैठा है, तो और आप पाप कर्तरी उसको मान रहे हैं, तो वो पाप कर्तरी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर अपनी राशि में जाने वाले हैं। तो ठीक है, फिर आज का फिर वाइंड अप करें फिर, हाँ गुरुजी, हाँ ठीक है। है ना। कल फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे इसको, ताकि थोड़ा सा और जो पॉइंट्स हैं आपके सबके अच्छी तरह से, जो बचे हुए पॉइंट्स काफी हैं। कुछ किया सर, हाँ डिग्री हाँ वाइज और गुरुजी। पापत्री योग का बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हाँ आपने। हाँ, कल भी ऐसे कुंडली से देख के करेंगे ना, तो फिर ज्यादा समझ में आएगा, है ना। हाँ, और बीच बहुत बीच में अच्छा। और कोई भी दो, पॉइंट है। हाँ, 3-4 ग्रहों की ऐसे युति लेके फिर से उसको कल करते हैं तो थोड़ा सा हाँ और हाँ, कोई कंसेप्ट दिक्कत क्लियर हो नहीं है। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो उसको बीच बीच में और भी जैसे पॉइंट्स निकल रहे हैं, जैसे एक्सेप्शन आ गया है ना, या कुछ और आ गया, तो हम्म, उसको भी हम लेते चलेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। चलिए ठीक है, फिर सबको नमस्कार और जय श्री राम। ओके, धन्यवाद। थैंक जी, ठीक है।